नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और ये आज की वीडियो नंबर है 15 और 15वां टॉपिक भी है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग वन वन टॉपिक वन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। जो भी लूसेंट की बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि क्वेश्चंस करने से पहले उसके बारे में, जैसे प्रेसिडेंट आज चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट से संबंधित अनुच्छेद हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूरा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आता है और हम क्वेश्चन के साथ भी कई फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कोई बातें भूल जाते हैं तो वो क्वेश्चन के साथ भी हम बात करते हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, या एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। और इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सब ने नहीं देखा है तो आप जाकर के इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट वन बाय वन वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक साथ। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। और आज ये 15वां टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन सा आज टॉपिक है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये जो अनुच्छेद है मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति किसमें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा है। और अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। अनुच्छेद हमारा 54 है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का नियम है, कानून है, वो अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने दिनों तक ये बना रह सकता है अपनी कुर्सी पर राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति वैसे तो 5 वर्षों के लिए चुन सकता है, चुना जा सकता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो इसके ऊपर इम्पीचमेंट, मतलब इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके राष्ट्रपति पद से हटा दिया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है हमारा 57। 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। जैसे मान लो एक राष्ट्रपति पहले बन चुका है और वो फिर से राष्ट्रपति चुनाव करवाना, चुनाव के लिए लड़ना चाहता है, तो वो पुनः निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं वो इससे अनुच्छेद 57 में लिखा गया, तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। और देखिए, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम जो उम्र है वो है तो 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र का कोई अंदाजा नहीं, वो कभी भी राष्ट्रपति बन सकता है। और एक ही राष्ट्रपति वो कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक ही राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहार। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो अनुच्छेद 58 में
दिया गया है। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है वो अनुच्छेद 59 में दिया गया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जो शपथ लेता है राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 60 के तहत सारी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। मैंने बताया ना, अगर राष्ट्रपति कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके इससे राष्ट्रपति पद से उसको हटा दिया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 51 में, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्या है? क्षमादान, मतलब राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दे सकता है, तो ये अनुच्छेद 72 में है। अब देखिए अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 तो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इनका यूज करता है। जो भी अब अनुच्छेद है इसका यूज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 108 में क्या है कि जब भी कभी लोकसभा और राज्यसभा में विवाद कानून आता है, मान लो दोनों पक्ष में विवादित कानून आ गया, तो संयुक्त बैठक बुला करके उस कानून के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाता। तो संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 108 जो हमारा अनुच्छेद है इसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदन की बैठक बुला सकता है। लेकिन इन दोनों सदन की बैठक तो बुला तो सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर होगा वर्तमान में, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मान लीजिए संसद में कोई काम नहीं चल रहा है, अगर कोई हमें कानून पास करना है, कोई तरीका नहीं है और इमरजेंसी है, तो जैसे कि देखिए कोरोना काल में हमें कानून कुछ भी पास करना होता तो वो अध्यादेश के द्वारा जारी किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो 123 के अनुसार वो अध्यादेश को जारी कर सकता है, उस कानून को चला सकता है। तो यह अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 352। अब मैं थोड़ा आपातकाल के बारे में बता दूं। देखिए आपातकाल भारत में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के आपातकाल है, और ये तीनों प्रकार के आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति सिर्फ लगा सकता है, और कोई इसको नहीं लगा सकता। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है 352। 352 जो अनुच्छेद है इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब पूरे देश के अंदर राष्ट्र आपातकाल लग सकता है। जैसे मान लो कोई बाहरी आक्रमण हुआ या लड़ाई किसी देश के साथ शुरू हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है देश के अंदर। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है? 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल लगता है। किसी राज्य में राष्ट्रीय, कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख में राष्ट्रपति शासन है, तो ये इसी तरीके किसी एक स्टेट के लिए राज्यों में आपातकाल लगाना होता है, तो 356 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद जो 360 है ये क्या है? हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल तो लगभग अभी तक एक बार भी भारत के अंदर नहीं लगा है, तो ये बहुत मुश्किल है कभी भी देश के अंदर लगेगा। तो अनुच्छेद 360 की जरूरत हो सकता है कुछ कारणों में, कभी आने वाले कल में अगर हमारी कई देशों के साथ एक ही साथ लड़ाई हो जाए और देश के पास पैसा ना रहे, तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है। तो लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और ये तीन के तीनों जो आपातकाल है ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। और आपसे ये पूछेगा वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत के अंदर नहीं लगा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसकी तुलना किससे करना हमारा सबसे उचित होगा? तो ब्रिटेन का जो सम्राट है इससे करना हमारा सबसे उचित होगा। ब्रिटेन के सम्राट के बराबर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो अनुच्छेद 52 में ही लिखा है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और इस राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो 74वें
आर्टिकल जो 74 है इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। तो ये इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जैसे प्रधानमंत्री हो गया या राज्य जो भी मंत्री होते हैं तो अ, वो किसकी सहायता के लिए होते हैं? राष्ट्रपति। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री होता है जो भी कार्य देश विदेश में करता है वहां पे जो जिसके नाम के द्वारा वो काम करता है वो राष्ट्रपति के नाम के द्वारा कार्य करता है, ना कि वो खुद के नाम से। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और मैंने था कार्यपालिका का अध्यक्ष अनुच्छेद जो 53 है इसमें क्या लिखा है? कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी और इसीलिए कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अभी मैंने बताया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के तहत निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 53 जो है इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। राज्य का प्रधान मतलब भारत का पहला नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है भारत का पहला नागरिक। और राज्य का सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है पहला नागरिक, इसको राष्ट्रपति को माना जाता है। इसलिए राज्य का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये आप पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति हमारा क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और दूसरा नागरिक आपसे पूछ सकता है, तो दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये आपको उपराष्ट्रपति। और तीसरा नागरिक अगर मान लो पूछ ले तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, वायुसेना और हमारा थल सेना, वायुसेना और हमारा नौसेना। तो ये तीनों जो सेना है इसका कमांडो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेना, अभी मैंने बताया सशस्त्र सेना मतलब तीनों सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का कमांडर जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता की यहाँ बात करते हैं, कौन सा योग्यता नहीं है? तो हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद हम सही उत्तर का चुनाव करेंगे। देखिए, भारत का जो नागरिक होता है पहला तो है हमारा वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही, भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ना कि विदेशी नागरिक। ऑप्शन बी है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। मैंने बताया था कि न्यूनतम जो उम्र होती है वो 35 वर्ष, इससे अधिक इसकी उम्र होनी चाहिए। और तीसरा है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये भी होना अनिवार्य है। और एक होता है कि
वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है वह व्यक्ति किसी लाभ के पद के लिए कार्यरत ना हो, किसी भी लाभ के पद के लिए कार्यरत ना हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। वो सिर्फ लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित जो योग्यता है उसको पूरा कर सकता है बस। तो ये 30 जो ऑप्शन डी है ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो उम्र की पात्रता है वो कितनी होनी चाहिए, वो 35 वर्ष उम्र की पात्रता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये किस किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो 58 है इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है अधिकतम आयु। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। न्यूनतम तो निर्धारित की गई है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं की गई है। चाहे वो 80 साल का हो, 70 साल का, 100 साल का, वो कभी भी राष्ट्रपति बन सकता है। और जैसे मान लो कोई एक राष्ट्रपति बन गया तो वो ना कि एक ही बार राष्ट्रपति बने, वो कई बार चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो देखिए इसके लिए भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वो 2 बार अभी तक के राष्ट्रपति बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता तो चुनाव करती नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जनता संसद को भेजी है, संसद इनके चुनाव वोट करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता मतलब जनता तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनता इसमें भागीदार है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो 55 है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचित हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई गई है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो 4 लोग चुनाव में खड़े हुए, ए बी सी डी, 4 लोग अगर मान लो चुनाव में खड़े हुए राष्ट्रपति पद के लिए। अब जितने भी लोग वोट देने वाले, जैसे लोकसभा का सांसद और लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधायिका के जो भी सभा के सदस्य होते हैं, सभी लोग चुनाव करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जैसे मान लो 4 लोग वोट खड़े हुए चुनाव में, लेकिन जो भी वोट करेगा वो सबको वोट करेगा। मान लो मैं वोट देने गया तो इनको भी दूंगा, इनको भी दूंगा, इनको भी दूंगा, इनको भी। अब मैं किसी को भी पहले नंबर पे दे सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं एक को ही पहला दूं। मैं जिसको मैं पहले ज्यादा सा मेरा परिचित रहेगा या जिसको मैं अच्छा समझूंगा उसको मैं पहले वोट करूंगा, उसके बाद ऐसे। तो फिर ये सब लोग ऐसे वोट करते हैं, तो इसमें काउंटिंग होती है कि किसको सबसे पहली बार सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। पहली बार मतलब पहला वोट किसको सबसे ज्यादा पड़ा है, उसी प्रकार से इसको चुन लिया जाए। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव
चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो ये किसे निर्देशित किया जाए, किसके किसके द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये प्रक्रिया पहले नहीं थी, लेकिन 44 अमेंडमेंट आया, 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, तब ये प्रक्रिया जाके लाएगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित जो भी विवाद रहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उसका विवाद को सॉल्व किया जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। आपके पास कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका जो वोट चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? तो अब हमें 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शनों को पढ़ के हमें कौन सी बात अयोग्य है तो इसको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो क्या होना चाहिए? चुनाव अगर लड़ रहा है कोई भी व्यक्ति तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहार, मतलब लोकसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता है उसको वो फुलफिल करता हो। तो ऑप्शन सी भी सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, बिल्कुल गलत है। कोई भी लाभ का पद ना ग्रहण किए हो तब जाके ये सही होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर एकल हस्तांतरित मत पद्धति अपनाई जाती है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है ये संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे एक क्वेश्चन और है, मैं पूछ रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग जो होता है यह चुनाव आयोग, इसकी अनुच्छेद कौन सा है? तो 324 ये अनुच्छेद में चुनाव आयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है ये किसके चुनाव में अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है इन्हीं के समय में ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति संबंधित जो चुनाव का मामला है अगर विवाद है तो वो किसके पास भेजा जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ये हमें बताना है। तो अनुच्छेद 71 जो है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन से संबंधित विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। ये अनुच्छेद 71 में लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के
चुनाव का जो प्रचार है ये कितने कितने समय का मिलता है? तो 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत का जो राष्ट्रपति बनता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो वो 5 वर्षों के लिए इसका चुनाव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 56 जो है इसमें लिखा गया है कि जब वो लड़ेगा चुनाव, जब वो बनता है राष्ट्रपति और उससे 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, तो ये अनुच्छेद 56 में लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन वोट दे सकता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यही यही लोग सिर्फ राष्ट्रपति को चुनाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को हम पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है, सभी राज्य विधानसभाओं में सदस्य निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता। जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो तब ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं की संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। ये भी सही है। और चौथा है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे नहीं नहीं लिखा होता तो ये वाक्य सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं होकर के ये वाक्य गलत है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है राष्ट्रपति का संबंधित जो चुनाव विवाद होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रपति पद से उसको हटाया जा सकता है, तो ये कब हटाया जा सकता है? ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी। लेकिन कैसे? उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, और ये अनुच्छेद 61 जो है इससे क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया उस पर शुरू करके राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? यहाँ पे कहने का अभियोग मतलब जो महाभियोग की चलाई जाती है, तो ये संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जा सकता है। ये संसद के किसी भी सदन में ये शुरू किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अब आपको ये पता होना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो 61 है इसमें महाभियोग प्रक्रिया या इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो इससे चलाया जाता है। और देखिए, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे राष्ट्रपति पर, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। तो ये सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है।
और महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद जो 61 है इसके द्वारा शुरू की जाती है और ये संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। और राष्ट्रपति ये जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो अ, महाभियोग की प्रक्रिया है किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। मैंने बताया था ना, जब भी संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, ये महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि अमेरिका में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति जो होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, जैसे कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 14 दिन तक सूचना देने पड़ते हैं लिखित में राष्ट्रपति को, तब उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चला सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? महाभियोग जो प्रस्ताव है इसको पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो देखिए, संसद में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का प्रस्ताव पास होना बहुत जरूरी, तभी महाभियोग प्रस्ताव पास होगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की जो कार्य अवधि है उससे पूर्व भी हटा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? तो यह कृत्य विधि मान्य होंगे, यह कृत्य क्या होंगे? विधि मान्य होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये है ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर, ये दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद अपनी गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यह अनुच्छेद जो 60 है इसके समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
अब आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ शपथ लेता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, मतलब जो भी सबसे कम ज़्यादा उम्र का होगा, उसके सामने वो शपथ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देशों से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है, कौन संभालता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों अगर देश के बाहर है तो उनका जो कार्यभार है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित संबोधित कर सकता है। कहने का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, वो भी राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। देखिए, राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना है जो उपराष्ट्रपति को मिलती है, तो ये उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र की सूचना देता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको उसकी सूचना देनी पड़ती है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है। मैंने बताया ना, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, तो ये भारत का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ये घटना एक बार घटी थी कि एक एक बार ऐसा हुआ था कि जो राष्ट्रपति थे वो हमारे क्या हो गया, उनका देहांत हो गया कार्यकाल में ही। तो उस समय हिताउद्दौला जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उस पद का जो भी कार्यभार, जैसे कि राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है, जैसे मान लो उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उन्हें हटा दिया गया, तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति पद को संभाल सकता है। कब तक संभालेगा, जब तक राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, तब तक वो संभालता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत मतलब होता है कि पद से खाली हो या अन्य कारणों से अपने कार्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये उपराष्ट्रपति कितने समय तक के कार्य कर सकता है, तो ये आपको पता है 6 माह, 6 माह तक के उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव कराना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद राष्ट्रपति के पद को संभाले थे। तो कौन थे ऐसे, तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जो जैल सिंह है ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये सबसे पहले गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। अब यहाँ पे पूछा है कि पहले वो उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति हुए थे, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो ऐसे कौन से यहाँ पे बताया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखते, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने थे।
और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी ऐसे थे, और वीवी गिरी भी पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, तो ये ऐसा नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे पूछा है भारत के चौथे राष्ट्रपति। आपको मैं पहले राष्ट्रपति के बारे में बता दूं, पहले जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और अभी तक दो बार लगातार भारत के राष्ट्रपति थे, बने थे, और सबसे ज़्यादा टाइम तक अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया था। और चौथे राष्ट्रपति हमारे कौन थे? वीवी गिरी जो थे, ये चौथे राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो मैंने अभी बताया कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति अभी तक के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो क्योंकि ये 2 बार राष्ट्रपति बन गए थे तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति थे। क्योंकि अभी तक 2 बार कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पे पूछा कि पहले गैर कांग्रेसी जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? तो वो वीवी गिरी थे। वीवी गिरी सबसे पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। मतलब कहने का मतलब जो कांग्रेस पार्टी है हमारी, उससे उससे अलग हट करके, तो गैर कांग्रेसी का मतलब ये है कि उससे अलग हट के अन्य पार्टी के कौन सबसे राष्ट्रपति चुने गए, तो वो वीवी वीवी गिरी के गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब और वीवी गिरी जो है ये चौथे राष्ट्रपति भी बने थे, ये आपको पता होना चाहिए, चौथे राष्ट्रपति। अब यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी जो है, नीलम संजीवा रेड्डी ये पहली निर्विरोध चुनी। निर्विरोध का मतलब है कि इनके इनके अपोजिट साइड में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, सिर्फ यही ये खड़ी हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए, और इन्हीं को ही चुन लिया गया था, क्योंकि इन्हीं इसीलिए बोला गया निर्विरोध। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। मैंने अभी बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति है सर्वसम्मत, सर्वसम्मत मतलब उनके विरोध कोई खड़ा ही नहीं और उनको सर्वसम्मति के द्वारा चुन लिया गया। तो ये नीलम जो संजीवा रेड्डी है, इनको सर्वसम्मति के द्वारा चुना गया, एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? अब यहाँ पे हमें बताने कि भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं रहा है। अगर आप लोग एक बार लिस्ट देखे होंगे तो भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं रहा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके, और ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, और सी राजगोपालचारी ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब मैं आपको सी राजगोपालचारी के बारे में बताता हूँ कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी को भी माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले पद पे बने रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार लगातार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद रहे थे? मैंने अभी बताया कि 2 बार लगातार कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? अभी मैंने बताया शुरू में, मैंने अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद देखा है सही से तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पुनः निर्वाचित की योग्यता किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो ये अनुच्छेद जो 57 है, इस अनुच्छेद के तहत वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। कोई भी राष्ट्रपति पद से अगर है तो पुनः निर्वाचित हो सकता है अनुच्छेद 57 के द्वारा।
ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे पूछा है जनता पार्टी, ये गैर कांग्रेसी पार्टी थी, तो इसके सबसे पहले जनता पार्टी शासक के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीवा संजीवा जो रेड्डी थे, ये जनता पार्टी के दौरान ही भारत की राष्ट्रपति थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? अब यहाँ पे मैंने बताया, इससे पहले मैंने बताया था कि एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के टाइम में ही हो गई थी, तो वो कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अब आपको मैंने बताया कि अगर इनका पद खाली हो गया क्योंकि मृत्यु हो गई, तो अब बताइए कौन कौन इनके पद को सुशोभित करेगा? भारत का जो उस समय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो इनके पद को सुशोभित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो सर्वोच्च समादेश ये किसमें निहित होता है? तो ये राष्ट्रपति के अंदर निहित होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। देखिए, प्रधानमंत्री की भी नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। उपराष्ट्रपति की नियुक्त राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्त कौन करता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति पद को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति पद कोई अलग से उसका चुनाव नहीं होता, वो जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वही लोग अपने ही सदस्य से कोई एक को उपराष्ट्रपति चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? यहाँ पे पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है। तो मैंने बताया भारत का जो भी महान्यायवादी है इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षण है, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और एक एक राज्य का जो राज्यपाल होता है इसके भी राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रिमंडल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है उनकी नियुक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के लिए एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है और उसी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, ना कि कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पद है। पद प्रधानमंत्री का पद नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का ही पद होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो देखिए, मैंने बताया ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष लोगों के द्वारा जो भी चुने गए सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से एक लोग को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कोटा राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और सेना के प्रमुख होते हैं, जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके प्रमुख को भी राष्ट्रपति चुनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो राज्यपाल के पद को सुशोभित कर सकता है, वरना वह उसको हटा सकते हैं। क्योंकि जो राज्यपाल होता है ये जब राष्ट्रपति चाहेंगे, जैसे एक साल बाद अगर इनको चाहेंगे तो हटा देंगे,
2 साल या 5 साल। वैसे राज्यपाल का पद जो बनता है वो राज्यपाल 5 वर्षों के लिए बनता है, लेकिन इनको बीच में ही हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के पद के प्रसाद पर्यंत कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता? देखिए, वित्त आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति उनको नियुक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक आयोग है। क्या है? संवैधानिक आयोग है। तो वित्त आयोग को नियुक्ति तो कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं उन्हीं पदों को नियुक्ति कर सकता है जो संवैधानिक होते हैं। तो जैसे कि वित्त आयोग 280 जो अनुच्छेद है इसमें हमें मिलता है, तो ये एक संवैधानिक अनुच्छेद है। तो ये तो वित्त आयोग का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। लेकिन योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। क्यों? योजना आयोग के आज इसका नाम तो चेंज हो गया, वर्तमान में इनका इनका जो नाम है ये नीति आयोग इसी को बोलते हैं। योजना आयोग को ही नीति आयोग को बोलते हैं, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग तो अभी बना है, तो इसकी तो ये कब बना? ये बना था 1 जुलाई, ये 1 जुलाई 2015 को योजना आयोग का नाम हटा करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वगैरह चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि योजना आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। ये इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। राजकीय भाषा का जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति उसका चुनाव कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल धन विधेयक, इसी वित्त बिल को धन विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक अगर पेश करने से पहले संसद में तो किसको स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है? वो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इनकी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने के अधिकार किसको दिया गया है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको फांसी की सजा हो गई है तो वो जेल से ही राष्ट्रपति को एक पत्र लिख करके उसकी फांसी की सजा को माफ कराने के लिए एक पत्र भेज सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसके फांसी की सजा को माफ कर दे या उसके फांसी की सजा को हटा दें या उसको जेल से बाहर करा दें। ये उनका कोई निश्चित नहीं, ये ऊपर होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सजा किसके लिए मिला है, सजा किस चीज़ के लिए मिला है। जैसे कि देखिए, अब जो हमारा था अभी मुंबई अटैक का जो कसाब कसाब जो था, इसने राष्ट्रपति को एक पत्र लिख के भेजा था कि फांसी की सजा माफ कर दिया, लेकिन इसकी फांसी की सजा माफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये देशद्रोह था। देशद्रोह में कभी भी फांसी की सजा माफ नहीं की जा सकती। तो यही पूछा है कि फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पे पूछा है कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो देखिए, 12 सदस्यों को नामित करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले 14 सदस्यों को नामित कर सकते थे, लेकिन 2019 में एक विधेयक आता है और इसमें पास होता है। तो जो लोकसभा में 252 सीट थी, 252 मतलब 200 सॉरी, लोकसभा में 552 सीटें थी। लोकसभा में 552 सीट मतलब 550 सीटें तो चुन कर आएंगे और 2 क्या होंगे? 2 हमारे जो एंग्लो इंडियन रहेगा उनको राष्ट्रपति चुन सकता है। लेकिन इसको 2019 में एक विधेयक आता है, इसको खत्म कर दिया है। तो पहले तो
और ये तो हमारा लोकसभा है। और राज्यसभा में क्या है, 250 सीट तो होती है राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इनको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो पहले तो 12 और 2, तो पहले तो 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में 12 सदस्य को ही मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत को राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए, क्षमा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मैंने बताया था अनुच्छेद 72 जो है, मैंने वहां पे नहीं बता पाया लेकिन यहाँ बता दें, अनुच्छेद जो 72 है, इससे जो राष्ट्रपति होता है वो किसी को भी क्षमा दान दे सकता है। तो ये तो क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, बिल्कुल गलत है। न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, लेकिन इनका चुनाव चुन सकता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता। इनको हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, वैसे ही न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, इनको हटा नहीं सकता। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये इतने जो काम है ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके लिए संसद में क्या होगा, एक विधेयक लाना पड़ेगा, विधेयक से द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और उस प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर, कोई भी विधेयक अगर आता है, जैसे कोई भी कानून बनता है, तो उस पर एक परामर्श लेने का, परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से कौन ले सकता है? तो वो राष्ट्रपति ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है ध्यान रखने वाली कि सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देगा, जो जो उनको मतलब परामर्श जो उनको सलाह देगा, वो सलाह राष्ट्रपति माने चाहे ना माने, कोई बाध्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है वो क्या राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा? तो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बना था यूपीएससी, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बता दी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति को परामर्श लेने का तो लेने का अधिकार तो है, लेकिन उस परामर्श को मानने या सलाह जो दिया रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, उसको माने चाहे ना माने, ये राष्ट्रपति के ऊपर खुद का मन होता है, खुद का सेल्फ तरीके से अगर वो मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऐसे कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह लेने को प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143 जो है, इसके द्वारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे वो किसी भी मुद्दे पर वो सलाह ले सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो ये काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संसद का अधिवेशन बुलाने का। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्रण देता है? सहाय या मंत्रण कहने का मतलब है सहाय या मंत्रण देता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो दिया जाता है ये संघीय मंत्री परिषद। संघीय, सहाय का मतलब सहाय, या कोई मंत्रण मतलब कोई मन का अपनी बात रखने वाला, सहाय मतलब सहायता करने वाला। तो मैंने शुरू में बताया कि राष्ट्रपति का जो काम होता है, क्योंकि सारे काम भारत के या विदेश के अंदर जो भी काम होता है, जो प्रधानमंत्री काम करते हैं, वो अपने नाम से कोई भी काम नहीं करते, वो सीधा किसके नाम से काम होता है? वो राष्ट्रपति के नाम से काम होता है। सिर्फ प्रधानमंत्री तो एक तरीके से एक मान लो एक मोहरा है, लेकिन जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ना कि प्रधानमंत्री। बस राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होता है? एक मंत्री परिषद होता है, और उसी मंत्री परिषद में एक प्रधानमंत्री होता है। तो संघीय जो मंत्री परिषद है
इसे सहायता और मंत्रण भी दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की गई है? आर्थिक संकट मैंने बताया था वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत के अंदर कभी नहीं लगा है, ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल, और ये किस अनुच्छेद में है? 360 जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है। और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, कभी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? अगर कोई भी व्यक्ति विदेश के बाहर जाता है, संसद का प्रतिनिधित्व जाता है, तो सबसे पहले उसका नामांकन कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को किसी विदेश यात्रा कहीं भी जाना है, किसी मुद्दे पर जाना है, अगर वहाँ पे कोई बैठक है, तो बिना राष्ट्रपति की सलाह पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी काम वहाँ पे करेंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही काम किया जाता है। तो उनको बताना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? मैंने बताया था शुरू में, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि पहले जो मुस्लिम मुख्य राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पद होता है, राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। उसके बाद उनके पद को कौन सुशोभित करेगा? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय रहा होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्होंने ही अभी तक एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पद को जो पद है इसको सुशोभित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, यहाँ पे हमें पूछा है। तो लोकसभा का सत्र बुलाना, ये तो राष्ट्रपति का कार्य है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का कार्य है। क्योंकि जब भी लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद सबसे पहली जो बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जा सकता है। और लोकसभा का विघटन, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। अगर लोकसभा में विघटन है तो ये राष्ट्रपति ही करा सकता है। और लोकसभा का 17वां कौन कराता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आयोजित करना, ऐसा नहीं, किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आयोजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रत्यय पत्र मैंने बताया, जो भी विदेश में हमारे राजदूत हैं वो कमीशन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा किसके द्वारा प्रत्यय प्राप्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यय प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? देखिए, धन विधेयक जो होता है ये राष्ट्रपति पुनः विचार के लौटा ही नहीं सकता। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक अगर नहीं पास होगा तो हमारे देश के जो भी इकोनॉमिक्स है ये खराब हो जाएगी। इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। ये धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में सबसे पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास करे चाहे ना पास करे तो भी ये पास हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति भी इसको चाहे पास करे चाहे ना पास करे लेकिन फिर भी ये पास हो जाता है, क्योंकि धन विधेयक से ही पूरे साल का बजट बनता है। जैसे आप लोगों ने सुना कि बजट जो है इसी को बोलते हैं धन विधेयक। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? यहाँ पे मैंने बताया कि राष्ट्रपति के पास एक चीज और ध्यान है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब है या तो कोई विधेयक है, अगर
जैसे कि लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया और वो राष्ट्रपति के पास जाता है, हो सकता है वो राष्ट्रपति अपने जेब में रख लें क्योंकि उसके पास कई तरीके के वीटो पावर्स हैं। अगर वो पुनः लौटा देता है, इस पे विचार करो, इस कानून पर विचार करके, तो वो कौन सा वीटो पावर है? वो निलंबनकारी वीटो पावर उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। वैसे राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, तो ये ध्यान रखें। जीवो वीटो पावर मतलब वो अपनी जेब के अंदर रख लेगा, ये इसको बोलते हैं जीवो वीटो पावर। मतलब कहने का लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा लेकिन राष्ट्रपति के पास जाके वो अपनी जेब में पॉकेट पॉकेट वीटो पावर इसी को बोलते हैं। तो वो अपने पॉकेट के अंदर, मतलब वो उसका कोई जवाब नहीं देगा, वो अभी तक रख। ऐसे आज तक कई ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के पास पड़े हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति के पास अभी तक वो विधेयक पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऐसी कौन सी सूची है जिसके विषय में अध्यादेश को जारी कर सकता है? देखिए, संघ सूची और समवर्ती सूची जब भी रहेगा इस पे वो अध्यादेश जारी कर सकता है, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। मैंने बताया था 3 प्रकार की सूचियां होती है, एक तो होती है राज्य सूची, दूसरी होती है संघ सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची समवर्ती सूची। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राज्य सूची पर कोई राज्य का, स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वो कानून बना सकता है। और संघ सूची का मतलब है कि संघ का मतलब केंद्र, केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कोई भी कानून अगर बनाता है अध्यादेश जारी करके, और जैसे कि कोरोना काल अभी लगा था तो उसमें कई अध्यादेश जारी करके प्राप्त, क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही थी। जब भी बैठक अगर नहीं हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा का, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के द्वारा किसी भी कानून को पास कर सकता है। और ये पावर इसको 123 अनुच्छेद है इसके द्वारा इसको मिला है। और अध्यादेश किस पे बना सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? अध्यादेश का मतलब है कानून जारी नहीं कर सकता। तो मैंने बताया था कि राज्य सूची जो विषय है इस पे अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है वो है संघ सूची और समवर्ती सूची, 2 सूचियों पे अध्यादेश वो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 जो अनुच्छेद है इससे अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिसमें अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो तब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब दोनों सत्र में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष संबोधित करता है और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ही संबोधित करता है। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 124 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किसी मृत्युदंड पाए अपराधी का क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी अगर कोई व्यक्ति अपराधी जो है वो अगर मृत्युदंड
पा जाता है। और क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर जो 72 है, इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और आकस्मिक निधि का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 267। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? अब यहाँ पे हम 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को पढ़ करके हमें बताना है कि राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तांगत करने का अधिकार, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, क्योंकि यही प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और संसद का अधिवेशन आहूत करना अथवा उसे सत्रावसान करना, ये भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी नहीं प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो कौन कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको संबोधित कर सकता है, शुरू कर सकता है? पहला ऑप्शन है, एक एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, तब ये संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है, बुला सकता है। ऑप्शन बी है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाना, इस पे भी बुला सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, इस पे भी दोनों संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद जो 108 है, इससे संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सिटिंग जो बैठक है, इससे बुला सकता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी संस्कृति के कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है, तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और आकस्मिक निधि का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 जो है इसके लिए सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति अंतिम रूप से घोषणा कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये अनुच्छेद 352 के तहत करेगा, क्योंकि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा और इसके तहत जो आक्रमणकारी लोग रहे हैं उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में किनको पसंद संसद के पटल पर रखवाएं। अब यहाँ पे हमें बताना है। देखिए यहाँ पे पहला हमारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों पे, बिल्कुल सही है। दूसरा है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से, नहीं, गलत है। और तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षा की प्रतिवेदना से कर सकता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदना से कर सकता है। तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह से राष्ट्रपति
द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है आपातकाल की। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अभी तक जो आपातकाल राष्ट्रीय लगा है वो कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति कौन सी स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? तो सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। जब दोनों सदनों की बैठक ना होती रहे तब वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो जो 6 सप्ताह है इतने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। 6 सप्ताह के अगर संसद का सत्र शुरू हो गया, 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो देखिए, मृत्यु दंड के मामले में भी कर सकता है, सैनिक आंदोलन द्वारा दिए गए दंड के मामले में कर सकता है, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी के मामले में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट होता है। और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध और निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये सभी वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है शामिल। उपरोक्त सभी जो है ये राष्ट्रपति के पास वीटो पावर शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? तो वह था भारतीय डाक घर संशोधन अधिनियम। जब आया था तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। राष्ट्रपति ने कोई उसका जवाब ही नहीं दिया था। आज तक राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर आज भी वहाँ पर जो संविधान संशोधन आया था भारतीय डाक अधिनियम में वो अब भी पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखिए, पहले जो था एंग्लो इंडियन और एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन 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 अभी राज्यसभा में तो मनोनीत करने का अधिकार है, लेकिन लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था? तो वो था एंग्लो इंडियन का, लेकिन अभी वर्तमान में मनोनीत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट थी इसको खत्म कर दिया है। तो इसका तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले ये हुआ, लेकिन 2019 के बाद मनोनीत करने का अधिकार, मतलब 2 सीटें ही खत्म कर दी गई तो मनोनीत क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो इसका तो होगा उत्तर एंग्लो इंडियन। अगर यहाँ पे 5वां होगा तो इनमें से कोई नहीं, तो कोई भी अब 2 सदस्य नहीं रहा है राष्ट्रपति मतलब लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यभार संभालेगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा।
मतलब आप फिर पुनः उसको लौटा नहीं सकते, सिर्फ एक बार लौटा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, मतलब विधि संवैधानिक एक अधिकार, विधायी अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? तो देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, उपाध्यक्ष की। और संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो 1 और 3 की नियुक्ति की जाती है। 1 और 3 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अधिकरण का भाग नहीं है तो राज्यों की विधानसभाएं जो वो महाभियोग में भाग नहीं ले सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन चुनाव के समय राज्यों की विधानसभाएं भाग ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, संविधान में क्या आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार के लिए? तो पढ़ा लिखा हो। ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति पढ़ा है लिखा ही हो, अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और 35 वर्ष इसकी होनी चाहिए तो उम्मीदवार बन सकता है। संसद चुने जाने की योग्यता हो लोकसभा में, देश का नागरिक हो, तो ये सारी तो पात्र हैं उम्मीदवार के लिए, आवश्यकता है। लेकिन पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह पात्र नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत का राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया, इन चारों कथनों में राष्ट्रपति से संबंधित है तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे हमारा कथन है, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल है, और अनुच्छेद 72 के द्वारा शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, राष्ट्रपति अध्यादेश अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद का सत्र में हो, बिल्कुल गलत है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को कर सकता है, बिल्कुल गलत। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो और चौथा है हमारा, राष्ट्रपति को अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति थी। ये शक्ति पहले थी तो ये भी नहीं है, वर्तमान में नहीं है। तो यहाँ पे एक ही सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन 2019 से पहले जो लूसेंट थे उसमें 1 और 4 दिया है तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे तो गलती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो निर्वाचित संसदों व विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कौन कौन राष्ट्रपति को चुनाव दे सकता है? तो पहला है, लोकसभा में चुने गए सदस्य भी दे सकते हैं और राज्यसभा में चुने गए सदस्य ये भी दे सकते हैं और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, ये 3 लोग थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो 4 हमारा नहीं होगा, तो 1 2 3 सही होगा। 1 2 3 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उस पे किसकी सलाह ली जाती है? तो ये सलाह ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितने वेतन प्राप्त हैं? देखिए, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह 5 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। देखिए, 2016 से पहले
2016 से पहले जो राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता था वो था 1.5 लाख रुपए, लेकिन 2016 के बाद इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराना पड़ता है? तो 15,000 रुपए ये जमानत के लिए रखना पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये जो 15,000 रुपए जमा करेगा ये एसबीआई के खाते में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति माह मिलता रहता है? राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति प्रति वर्ष मिलता है? तो 9 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। मैंने बताया था कि संसद जब मैं पढ़ा रहा तो वहाँ बताया था संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग है। कौन कौन? एक तो है हमारा राष्ट्रपति, और दूसरा है हमारा क्या? लोकसभा, और तीसरा है हमारा राज्यसभा। ये आपको पता है, राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं। और राष्ट्रपति जो है ये संसद का अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद जो है संसद क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो कोई भी अधिनियम एक कानून बन जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन सुशोभित करता है? पद पर कौन रहता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली रहता है तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? कौन थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 समय के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार लगातार राष्ट्रपति को पद पर थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक के सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे 3 कथन दिया गया और 3 कथनों में हमें इसका सही उत्तर चुनाव करके बताना है। तो देखिए, पहला है हमारा कथन, 35 वर्ष की आयु के ऊपर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र हो सकता है। भारत का कोई भी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र हो सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, कोई भी व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये संघीय जो संसद है, संसद के द्वारा लाभ के पद का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो जो ये संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है, तो वो चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वे धर्म संभव का कहता रहता था? तो ये कौन था? तो ये कथन
डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान के जो सभा सभा थे इनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करके लिखेगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निर्हात्य निहितार्थ मतलब इसका अर्थ क्या है? तो ये हमें इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है सभी सांसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों में प्रत्येक का मत एक एक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को है। संसद के दोनों सदनों को है, ना कि एक को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? भारत में राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान में अब वो भी मनोनीत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निहित है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति के शक्ति को निहित करता है? तो देखिए, अध्यादेश का प्राकलन नहीं, संसद के सदनों का संदेश भेजना, ये अध्यादेश की शक्ति निहित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा के विघटन कब कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति कानूनी रूप से सक्षम है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, कई बार बन सकता है, ना कि एक बार। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? अब यहाँ पे हमें बताना कि 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, तो ये भी आप लोग को याद रखना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रपतियों में से किस क्रम में सेवा की, उनमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्रम देखेंगे तो देखिए सब जो क्रम है हमारा, एस नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटेश्वर रमन और डॉक्टर शंकर दयाल, ये एक क्रम में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।